सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखो, बहुत बेसिक से रखो, लेकिन मल्टीपल रिविजन्स, लिमिटेड सोर्सेज मल्टीपल रिविजन्स। सर शुरू में तो मैंने बहुत सारी पता नहीं कहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बट इस बार मैंने किसी को नहीं ज्वाइन किया। मुझे लगता है कि मोस्ट इफेक्टिव सोर्स इज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास पॉवर्टी पे क्वेश्चन आता है तो आप उस पर क्या लिखेंगे, मतलब पॉवर्टी की डेफिनेशन, मतलब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर आपके में वो स्ट्रक्चर है तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। मेरी कमियां रही थी, एक तो मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा सोर्सेज फैला लिए थे, मतलब मैं एक की जगह पे मल्टीपल सोर्सेज पढ़ती थी, उनको ढंग से रिवाइज नहीं कर पाती थी। एक तो ये कमी थी। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ हैं गरिमा गर्ग मैम, जिनका 220 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये मैम का 5th अटैम्प्ट था। मैम की काफ़ी लंबी जर्नी रही है। साथ ही मैम का जो ऑप्शनल है वो पीएसआई आ रहा है। तो आज हम मैम की स्ट्रेटजी जानते हैं, बुक लिस्ट जानते हैं और मैम की ऐसी क्या कमियाँ रहती थी स्टार्टिंग के अटैम्प्ट में कि मैम का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था तब। तो मैम से जानेंगे हम डिटेल में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके मैम, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा नाम गरिमा है। मैंने बिट्स पिलानी से ग्रेजुएशन किया है 2016 में और तब से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके सो मैम, आपने ग्रेजुएशन करने के बाद कैसे सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? इसके पहले सोचा था आपने? सर पहले से ही था, मतलब 9th या 10th स्टैंडर्ड से था कि करना है, तो ये तो क्लियर था कि करना ही सिविल सर्विसेज है। ओके सो मैम, जब आप सिविल सर्विसेज की जर्नी में आए तो स्टार्टिंग का टाइम बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन? सर मैंने पहले 1 साल तो कोचिंग ली थी राजेंद्र नगर में, उसके बाद फिर मैं घर पे आ गई थी। तो फिर मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया जिसमें मेरा नहीं हो पाया, तो मैं तब से घर पे ही तैयारी कर रही थी और अभी ये 5वां अटेम्प्ट था तो फाइनली हो गया। ओके सो मैम, इसके पहले जो आपने जितने भी अटैम्प्ट दिए तो मैम इनकी जर्नी बताइए, कौन सा अटैम्प्ट कब दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा? सर 2016 से कंटिन्यूसली मैं अटेम्प्ट्स देती जा रही थी और फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसके बाद प्रीलिम्स हो गए थे। फिर लास्ट टाइम इंटरव्यू तक गई थी मैं, बट मेरी 18 मार्क्स से वो रह गया था, फाइनल लिस्ट में आने से 18 मार्क्स से रह गया था और मेंस 4 लिखे हैं और अब हो गया। ओके सो मैम, प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि मैम आप प्रीलिम्स के लिए खासतौर पे कैसे पढ़ते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं? क्या जो आपके स्टार्टिंग वाले अटैम्प्ट में स्ट्रेटजी होती थी सेम वही है? सर स्ट्रैटेजी तो चेंज हुई है, इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स। जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं सारा सिलेबस कंसोलिडेट नहीं कर पाई थी, तो अभी कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट्स में मैंने एक तो अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखा, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और एक जो तीसरी चीज़ मैंने की थी कि मैंने स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स, क्योंकि स्टैटिक में मुझे लगता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा था एंड प्रॉबेबली दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। राइट मैम, सो जैसे कि मैंने मैम आपने बताया अभी कि आपका रिसोर्सेज कम होते गए, तो स्टार्टिंग में क्या आप ज़्यादा रिसोर्सेज को पढ़ते थे? और डेफिनेटली 3 से 4 साल अगर हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो मटेरियल भी हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, फिर आपने फिल्टर आउट कैसे किया? सब पहले तो वही था कि मैं 2 तो न्यूज़पेपर पढ़ती थी रेगुलरली, उनकी आंसर राइटिंग करती थी, जो मुझे लगता है कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम था उस स्टेज पे। और मतलब मैंने क्या किया था कि मैंने एनसीईआरटीज़ भी खोली हुई थी, बिपिन चंद्रा, आर एस शर्मा फॉर हिस्ट्री, नितिन सिंघानिया फाइन आर्ट्स, उसके बाद 2-3 कोचिंग मटेरियल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल थे, तो वो शुरू में मैंने सारे खोल लिए थे, बट मैं सब कुछ एक भी चीज़ ढंग से नहीं कवर कर पाई थी। तो ओवर द ईयर्स व्हाट आई डिड वाज जस्ट फोकस ऑन द एनसीईआरटीज़, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड स्पेक्ट्रम। मतलब जैसे नितिन सिंघानिया थोड़ा रेफर कर लिया या फिर तमिलनाडु वाली कर ली, बट मोस्टली एनसीईआरटीज़ और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे आप बुक्स पढ़ते होंगे, लेकिन आप एक ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ते होंगे जिसमें कि गाइड किया गया हो कि आपको कैसे तैयारी करनी है या फिर अपने स्टडी को कैसे प्लान करना है या फिर उसमें एक्चुअल टॉपर्स का एक्सपीरियंस दिया गया हो जिसको आप फॉलो कर सकें। सो दोस्तों, आप इसके लिए द सीक्रेट कोड ऑफ यूपीएससी टॉपर्स की बुक को परचेज कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बुक में कई हार्ड टेक्निक्स, टाइम टेबल एंड स्ट्रेटेजीज दी गई हैं जो कि टॉपर्स ने अपनी सफलता में यूज़ की हैं और उन्होंने अपनी सफलता में अदर कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट किया, सारा एक्सपीरियंस इसमें दिया गया है। तो टॉपर्स की सफलता का राज वो इस बुक में दिया गया है। ये बुक मेंटल स्ट्रैटेजीज, लाइफ स्टाइल हैबिट्स, स्ट्रैटेजीज, स्टडी प्लान, टेक्निक्स दी गई हैं। यह किताब में
100 से अधिक यूपीएससी टॉपर की सफलता की कहानी पर आधारित है, जिसको ऑथर ने 15 सालों में यूपीएससी टॉपर्स से इंटरव्यू करके अनुभव किया है। सो गाइस, इस बुक में यूपीएससी टॉपर्स की 21 फिलॉसफीज ऑफ यूपीएससी टॉपर्स, साथ ही 21 लाइफ इक्वेशंस ऑफ यूपीएससी टॉपर्स और 21 मिस्टेक्स जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं प्रिपरेशन के दौरान दी गई हैं। सो दोस्तों, यह बुक न केवल आपको यूपीएससी परीक्षा पास कराने का रोड मैप तैयार करती है, बल्कि आपको एक ऑफिसर की तरह कैसे जीना है उसके बारे में भी सिखाती है। सो गाइस, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप परचेज कर सकते हो ये इस बुक को। राइट मैम। सो मैम, प्रीलिम्स में आप नॉर्मली कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे हर बार? सर वो ओवर द इयर्स तो वेरी होता गया था, बट क्योंकि ये होता था कि 110 115 तक 2016 में कट ऑफ गई थी, तो ये था कि 55 क्वेश्चंस तो होने चाहिए और 55 करेक्ट होने के लिए अटेम्प्ट थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ तो गलत होंगे। तो मेरा 87 88 से मतलब 85 से तो डेफिनेटली ऊपर रहे हैं। राइट मैम। सो मैम, प्रीलिम्स के लास्ट जो टाइम होता है, जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि स्टूडेंट प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले एकदम प्रीलिम्स में लग जाते हैं, तो वो आपके साथ कैसा है? सर वो चाहिए होता है, मतलब 2-3 महीने, मतलब वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ प्रिपरेशन, बट 2-3 महीने तो चाहिए ही, क्योंकि आपका सिलेबस इतना सारा है कि आपको रिवाइज करना है, फिर आपको करंट अफेयर्स का देखना पड़ता है और फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो बेसिक करने के बाद 2-3 महीने तो आर नीडेड। राइट मैम। सो मैम, जैसे स्टार्टिंग में आपने ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की कोशिश करी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प तो करता है, बट मैम मेमोराइज करना वो कितना रहता है मैम? आपको कितना लगता है कि मेमोराइज हम कर पाते हैं ज़्यादा पढ़ने के बाद? सर मतलब मेरे को जो लगता है कि एक चीज़ जो करनी चाहिए थी वो ये थी कि सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखो, बहुत बेसिक से रखो, लेकिन मल्टीपल रिविजन्स, लिमिटेड सोर्सेज मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे एक तो उनमें थोड़ा सा वेरिएशन भी होगा, एक ही चीज़ में अलग अलग आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो उसकी जगह पे लिमिटेड सोर्सेज इज़ दी की। राइट मैम। सो मैम, करंट अफेयर्स आपने जैसे कि बताया स्टार्टिंग में 2 पढ़ते थे, तो अभी आप कितना पढ़ते हैं? सर इस बार जो मैंने प्रीलिम्स दिया था उसमें तो मतलब मुझे था नहीं कि मेरा नहीं होगा, तो मैंने 24 सितंबर को रिजल्ट आया था, तो 2 हफ्ते थे मेरे पास और मैंने उससे पहले बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी प्रीलिम्स को सोच के कि मुझे था कि मैं नहीं दूंगी, तो मैंने इस बार करंट नहीं फॉलो किया था, बट क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो शायद मेरा करंट वहाँ से काफ़ी कवर हो गया था, तो मैंने उन 2 हफ्तों में सिर्फ अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर किया था। ओके। सो मैम, मेंस के बारे में बताइए, मेंस के लिए आप कैसे करते थे, क्योंकि आपने 4 बार बताया मेंस लिखा है। सर मेरी जो कमी रही वो ओवर द इयर्स ऑप्शनल में रही थी, कि ऑप्शनल में मेरा सही से स्कोर नहीं आता था, तो एक तो मुझे कमी लगी थी कि मैंने अपना ऑप्शनल का कंटेंट पूरा नहीं फिनिश किया था। तो इस बार जो मैंने किया कि एक तो मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, मतलब कोई भी हेडिंग में छोड़ के नहीं गई कि अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे पता था कि आई विल बी एबल टू राइट समथिंग एटलीस्ट। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने बहुत किए, मतलब आई कांट एम्फेसाइज इनफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। उनको मैंने इस बार ना तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ईदर फॉर जीएस और ऑप्शनल, मैं घर पे बैठ के ही प्रीवियस ईयर्स करती थी, तो जो भी सिलेबस है उसको मैं प्रीवियस ईयर्स में जाके सर्च करती थी कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उन्हीं को फॉलो करती थी। ओके मैम। सो मैम, मेंस में आंसर राइटिंग ज़रूरी होती है, तो मैम आपने इतने सालों आंसर राइटिंग की होगी डेफिनेटली, तो मैम वो कितने हेल्पफुल रही? और सब क्योंकि ये था कि ये मेरा चौथा मेंस था, तो और पिछले साल के जितने अटेम्प्ट्स रहे थे उसमें मैंने बहुत आंसर राइटिंग की थी, तो मुझे ये पता था कि आंसर राइटिंग हो जाएगी एज लॉन्ग एज आई हैव कंटेंट। तो आंसर राइटिंग तो बहुत नेसेसरी भी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास पॉवर्टी पे क्वेश्चन आता है तो आप उस पर क्या लिखेंगे, मतलब पॉवर्टी की डेफिनेशन, मतलब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो अगर आपके में वो स्ट्रक्चर है तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। राइट मैम। सो मैम, बात की जाए अराउंड आप कितने घंटे डेली पढ़ने की कोशिश करते थे? सर वो जैसे स्टेज क्लियर पास आती जाती है तो उसके हिसाब से टाइम बढ़ाना पड़ता है, ऑन एवरेज 6 to 7 hours 8 hours, बट जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है या मेंस आ रहा है तो इस बार तो मेरे मेंस में 11 से 12 घंटे हो जाते थे, क्योंकि मतलब मैंने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा नहीं था पहले, तो मुझे कवर काफ़ी करना था। और प्रीलिम्स में भी ऐसे ही हो जाता है कि 10 घंटे तो चाहिए ही होते हैं अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है। ओके। सो मैम, जैसे कि जो जीएस है, तो मैम जीएस में आपको कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लगा सबसे? सर मेरे GS2 में हमेशा ही काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, तो आई वुड से कि GS2 सही रहा है। पॉलिटी वाला पार्ट या फिर इंटरनेशनल रिलेशन।
क्वेश्चंस। ओके, सो मैम कोई ना कोई स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ बी कैरियर रहता है, नॉर्मली मैथ्स बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो मैम आपका क्या लगता था? सर मेरे को GS3 में ना ओवर द इयर्स मेरे को मार्क्स नहीं मिले हैं, मतलब मेरे बिलो एवरेज 3 या 4 मार्क्स रहे हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स दिस टाइम ऑल्दो ही कुड नॉट क्लियर इट, बट उनके 107 आए हैं, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि यार मेरे को जानना है कि GS3 में व्हाट यू डिड जो मैंने शायद मिस कर दिया। तो आई वुड से कि GS3 का मे बी इकोनॉमी वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा वीकर साइड की तरफ था। राइट मैम, सो मैम कुछ ऐसे कंटेंट होता है या पढ़ते हैं जब कुछ जो कि बहुत ज़्यादा याद रखना, पॉइंट वाइज चीज़ें होती हैं, डाटा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें, उनको याद रखने के लिए आप क्या करते थे? सर उनको याद करने की एक स्ट्रैटेजी ये होती थी कि हर रोज़ जैसे लिमिटेड रखना। अब जैसे अगर फूड सिक्योरिटी पे करना है तो ऐसे नहीं कि हर रिपोर्ट को याद करके बैठ जाओ, 2 या 3 इंडेसेस करो, जैसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स हो गया या फिर हंगर वाले जो इंडेसेस होते हैं उनको याद रखो, और उनको रोज़ सुबह उठ के, जैसे मतलब मैं ऑनलाइन प्रिपेयर करती थी नोट्स, तो मेरा एक ये होता था कि जितना मैंने पहले रिवाइज़ किया है उसको नेक्स्ट डे आई वुड ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग, जो भी स्टैटिस्टिक्स होते थे। टाइम लगता था बट वो एक ही पेपर में याद रहता था। राइट मैम, सो मैम प्रिपरेशन करते रहते हैं तो काफ़ी आपको टाइम भी हो गया, तो मैम अपने आप को आप स्टे मोटिवेट कैसे रख पाते थे, क्या करते थे स्टे मोटिवेट रखने के लिए? सर मोटिवेशन का ये था कि मेरी फैमिली को बहुत एक्सट्रीमली सपोर्टिव फैमिली मिली मुझे। मेरे सिबलिंग्स बहुत सपोर्टिव थे, मैटरनल साइड पैटर्नल साइड, और मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते थे। मैं उनके नाम लेना चाहूँगी, अपूर्व है, जशन है, तरुण है। और तीसरा ये था कि हर साल मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखती थी मेरे स्कोर में, तो ये नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये था कि बस एक थोड़ी सी चीज़ है जो शायद पहुँच जाऊँगी। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि आई एम जस्ट देयर, तो वो उससे मैं वो अपने आप को मोटिवेट करती थी। ओके, सो मैम जैसे कि लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया था और आपको फाइनल नहीं हुआ था, तो कुछ टाइम का ही गैप मिलता है, अगेन मीन्स प्रीलिम्स लिखना होता है, तो मैम उस टाइम अपने आप को कैसे रिकवर किया देन एग्ज़ाम? सर वो वाला पीरियड बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मतलब इमोशनली एंड मेंटली ऑल्सो। उसमें ऐसे था कि मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट था, तो मेरा तो बिल्कुल प्लान नहीं था देने का, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, इस बार ट्राई कर लो। और प्रीलिम्स ऐसे नहीं है कि 2 हफ्ते में पढ़ा मैंने, क्योंकि वो पिछले सालों में पढ़ा हुआ था, आई जस्ट हैड टू रिवाइज इट। तो मैंने बहुत ही बहुत लिमिटेड रखा, नोट्स पहले ही थे तो उनको पढ़ा, और मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट और सिबलिंग्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। ओके, सो मैम टेस्ट सीरीज वगैरह जो होती हैं तो आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगते हैं? सर शुरू में तो मैंने बहुत सारी पता नहीं कहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बट इस बार मैंने किसी को नहीं ज्वाइन किया। मुझे लगता है कि मोस्ट इफेक्टिव सोर्स इज़ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इस बार ना तो GS ना ऑप्शनल के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी। अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से लॉट ऑफ क्वेश्चंस डू गेट रिपीटेड, वहाँ से आइडिया मिल जाता है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, तो मेरे लिए पर्सनली वो ज़्यादा अच्छा था। ओके, सो मैम डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है इस जर्नी में, तो मैम आपको क्या कमियां नज़र आ रही हैं प्रिपरेशन में? आपको स्टार्टिंग में देन आपने उनको इम्प्रूव किया, पॉलिश किया और आज आप सक्सेस पर? सर 2 मुझे लगता है कि मेरी कमियां रही थी। एक तो मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा सोर्सेज फैला लिए थे, मतलब मैं एक की जगह पे मल्टीपल सोर्सेज पढ़ती थी, उनको ढंग से रिवाइज नहीं कर पाती थी। एक तो ये कमी थी, और दूसरा था कि मैंने सिलेबस को ऐसे था कि जो चीज़ें मुझे पता थी उनको मैं और अच्छे से करती थी, रादर देन जो नहीं पता थी वो मुझे करनी चाहिए थी। तो ओवर द ईयर्स यही था कि सिलेबस फिनिश कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कीजिए, और सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। सो मैम ऐसी कम बुक लिस्ट के बारे में बताइए जो आप बार बार बात कर रहे हो, लिमिटेड रिसोर्सेज की। सब बुक्स बेसिक्स तो NCERTs डेफिनेटली हैं ही, फिर लक्ष्मीकांत हो जाती है पॉलिटी के लिए, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न में स्पेक्ट्रम हो जाएगी। एंशियंट में मतलब मैंने एक कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, तो और एक तमिलनाडु की हिस्ट्री वाली बुक फॉर एंशियंट एज वेल एज मिडिवल। अब उसके बाद ज्योग्राफी के लिए NCERTs, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ के छोड़ दिया। अब जैसे मल्चिंग का कॉन्सेप्ट आता है या फिर ज़ीरो टिलेज का आता है, तो उनको बार बार पढ़िए, उनके बारे में गूगल कीजिए, तो एक वो हो जाएगा। और 4th इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो मैंने अगेन मृणाल सर के नोट्स को फॉलो किया था। वो काफ़ी हैंडआउट्स जो उनके बहुत ही क्रिस्प होते हैं और बहुत ROI बहुत ज़्यादा है, तो अगेन वही चीज़ें थी। और NCERTs तो मैंने बोली दिया।
ओके राइट मैम, जैसे कि यूपीएससी प्रिपरेशन अगर देखा जाए सिलेबस कंप्लीट अराउंड 1 ईयर में हो जाना चाहिए ना, तो मैम आप अगला जो एग्ज़ाम दिया अगला एग्ज़ाम दिया ऐसे करके मैम जब क्या होता है हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लगता है कि सब पढ़ लिया तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैम आपके साथ ऐसा हुआ कि सब कुछ मुझे आता है बस एग्ज़ाम देने जाना है, क्या ऐसा नहीं हुआ कि आप उसी एफिशिएंसी के साथ पढ़ते? सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मतलब अभी 5th अटेम्प्ट में भी ये था कि बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, बट ऐसी फीलिंग मुझे तो कभी नहीं आई कि ये हो गया है एंड आई विल बी एबल टू राइट आंसर्स। ये था कि हर चीज़ पे कुछ ना कुछ आई विल बी एबल टू राइट, बट वो नहीं था कि हाँ मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा मिस हो जाता है। राइट मैम, सो मैम प्रिपरेशन के दौरान जो हेल्थ वगैरह होती है या फिर बाकी सारी चीज़ें जो जैसे कि हॉबीज़ वगैरह, तो इन सब का क्या इंपॉर्टेंस होगा? सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि पूरे दिन कोई भी इंडिविजुअल पढ़ नहीं सकता है, तो एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप एक्सरसाइज कीजिए और टीवी सीरीज़ देखिए, बुक्स पढ़िए, फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, तो एक बैलेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम मोस्टली हेल्थ पे फोकस नहीं करते हैं। आई वॉज वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने नहीं किया था, बट आई वुड से कि अगर इफ़ वन इज़ हेल्दी देन हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी होती है। राइट मैम, इंटरव्यू के बारे में आपने बताया था, तो मैम आपको भी इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला? सर पिछले साल मेरे 176 थे, इस साल 162 है। 162 है। तो मैम अगर बात की जाए जो आपने इतने सारे प्रिपरेशन की इतने टाइम तक, तो मैम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी कि स्टूडेंट्स अगर इन चीज़ों को फॉलो करें तो डेफिनेटली कम टाइम में वो सक्सेस पा सकते? इज इट रिगार्डिंग इंटरव्यू या ओवरऑल? ओवरऑल सर ओवरऑल तो दो चीज़ें ही हैं। एक तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन। आई डोंट मतलब मैं इसी चीज़ को इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ। राइट। और एक वही है कि यस दैट्स इट, और सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। ओके, सो मैम आपने जो नोट्स बनाए तो वो नोट्स कितने हेल्पफुल रहे, और देन मैम स्टार्टिंग में जो नोट्स बनाए थे क्या लास्ट तक उनको यूज़ किया आपने? सर नोट्स तो वही थे, पहले होता था बहुत सारा उसमें लिखा हुआ होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आती गई तो नोट्स बहुत छोटे छोटे होते गए। और नोट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट में आप सब कुछ सारी किताबों पे वापस नहीं जा सकते हैं। तो नोट्स जब हम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में भी एक स्ट्रक्चर मेंटेन होता जाता है कि इसमें ऐसे करना है, फिर नेक्स्ट ये पॉइंट्स होने चाहिए, नेक्स्ट ये होने चाहिए। तो आई वुड से कि नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, बट दे शुड बी सेल्फ मेड रादर देन किसी के कॉपी करना, क्योंकि हम जब खुद से बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। राइट मैम, ओके, सो मैम लास्ट में जो नए एस्पिरेंट उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज यही होगा कि अगर आपने डिसाइड किया है तो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी, पेशेंस चाहिए होगी। प्रोसेस ये है कि कहीं ना कहीं पे हम सक्सीड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर परसिस्टेंस और परसिवेरेंस करें तो फाइनली पहुंच जाएंगे। बट थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वही कि मल्टीपल सोर्सेज ना रखें, रिवीजन करते रहें और प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान दें। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आप उनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहाँ से आपको पता चली होंगी चीज़ें की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।